बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपके जो सेक्शन है 39 से स्टार्ट होंगे, 54 तक चलेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा आसान करके लिखने की कोशिश की है। इस सारे एक्ट को मैंने इंग्लिश में, साथ ही उसको उर्दू तर्जुमा भी लिख दिया है। और साथ इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपने पेपर्स के हवाले से याद करने हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। इसको मैंने जो है ना येलो कर दिया है ताकि इसमें आपको पढ़ना आसान हो। आपने जस्ट वो पॉइंट ही पिक करना है हर सेक्शन में से जो आपके काम का है, बाकी आपने सारा जोर नहीं लगाना। इसके अलावा जो मैं आप आज मैंने इसमें ऐड किया है वो मैंने इंग्लिश उर्दू में ट्रांसलेशन के अलावा इसके एमसीक्यू जो है ना, नीचे इसके एमसीक्यू डेटा भी मैंने ऐड कर दिया है इसी सेक्शन के वाले से जो आज हम पढ़ेंगे। अगर आज का लेक्चर आप अच्छे तरीके से सुन लेते हैं, अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, उसके बाद ये एमसीक्यू डेटा में से आपने ये 25 एमसीक्यूज तकरीबन मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये आप सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर जाते हैं खुद अपने से, तो इंशाल्लाह ताला फिर उम्मीद है कि आपका ये चैप्टर नंबर 6 है आज का कंप्लीट हो चुका होगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वो आपका तैयार हो गया है। तो आपने सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से यहाँ से सुन लेना है। सुनने के बाद ये आपको मैंने ये नोट्स मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए हुए हैं ऑलरेडी। आपने अपने नोट्सों से इसको इंग्लिश में, साथ इसका उर्दू तर्जुमा भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब आप इसको पढ़ लेंगे और ये लेक्चर भी सुन लेंगे, सुनने के बाद फिर आपने क्या करना है, एमसीक्यूज़ को आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो एमसीक्यूज़ आपसे सॉल्व नहीं होंगे, आपने जब हमारा जूम का लेक्चर होगा, जूम आपको पता है ऑनलाइन जब लेक्चर हमारा होगा, तब आपने वो आप मेरे से क्लियर कर लेने हैं। अदरवाइज़ मैंने वो 25 के 25 की इंशाल्लाह ताला वीडियो भी बना दूंगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 का जो आपका टाइटल है वो है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। मीन के हक़ के मलकियत जो है ना, किसी भी ज़मीन की जो मलकियत का रिकॉर्ड है वो पटवारी साहब ने, रेवेन्यू ऑफिसर साहब ने, तहसीलदार साहब ने किस तरह से मेंटेन करना होता है, वो सारा आज के चैप्टर में इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने जो बात याद करनी है, चैप्टर आपका सेक्शन 39 है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद करनी है, ईच स्टेट मीन के जो आपका रिकॉर्ड है वो हर स्टेट का, हर मोहाल का अलहदा से जनाब आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। पटवारी इसको रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। ईच स्टेट मीन्स के कल देयर शैल बी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट के लिए रिकॉर्ड ऑफ राइट होगा। उस रिकॉर्ड ऑफ राइट में क्या क्या चीज़ें होंगी ये आपने पढ़ लेनी है। सबसे पहले दोनों लैंड ओवर जो लैंड ओनर्स है ना, जो उसमें जो ना जो उसका मालिक है उसका नाम होगा, टेनेंट का नाम होगा, लॉर्ड का नाम होगा। और इसके अलावा उस ज़मीन के ऊपर जितने भी किस्म के महसूलात हैं, टैक्स वगैरह हैं, किसी ने इस ज़मीन से कर्जा लिया हुआ है या ज़मीन रेंट पे है, जो कुछ भी ज़मीन के हवाले से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं ना, वो सारे के सारे जो ना वहाँ पे उसके रिकॉर्ड में वो शामिल होंगे। ठीक है, जो उसका नक्शा वगैरह भी जो ज़मीन का होगा वो भी उसमें शामिल होगा कि ज़मीन के जनाब शुमाल में क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, वो सारी सारी नक्शा भी पटवारी बना रखते हैं। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 40 है। सेक्शन नंबर 40 का जी मेकिंग स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। कोई भी रिकॉर्ड ऑफ राइट है, कोई भी मलकियत का जो रिकॉर्ड है जो पटवारी ने अपने पास रजिस्टर बनाया होता है, उसको रिवाइज करना, उसको जनाब नज़र षानी करना होता है। वो कौन करवाता है जी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाय नोटिफिकेशन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ना वो अपने नोटिफिकेशन के ज़रिए जनाब पटवारी को कह सकता है कि जो भी रिकॉर्ड आपने बनाया उसको आज से नो आप उसकी नज़र षानी करें, उसको आप रिवाइज करें। ऐसी लैंड जिसका आपको रिकॉर्ड मिल ही ना रहा हो, या रिकॉर्ड मौजूद हो और उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको दोबारा नए सिरे से बनवाना चाह रहा हो, तो वो आपने नोटिफिकेशन जरिए उसको आप वो कह सकता है पटवारी को। दूसरी बात जो आपने याद करनी है वो है जी रिकॉर्ड ऑफ राइट में बी और स्पेशली रिवाइज एंड स्टेट अंडर द सेक्शन गवर्नमेंट विच हैज़ ऑलरेडी राइजन। इस ये आपने याद करनी है बात कि अगर आप कोई भी रिकॉर्ड ऑफ राइट है उसको आप रिवाइज करते हैं, दोबारा बनाते हैं, तो उसमें जो गवर्नमेंट के महसूलात हैं ना, जो गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट को वहाँ से कुछ भी चीज़ जो गवर्नमेंट ने उस जो ना उस मलकियत में उस ज़मीन से कोई उसमें कोई किस्म का कर्जा निकला हुआ है, किसी किस्म का गवर्नमेंट को उस बंदे ने टैक्स पे करना है, ठीक है जी, तो वो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी असरअंदाज नहीं होगा। जो आप रिवाइज करेंगे, नज़रसानी करेंगे, तो वो ज़मीन के ऊपर जो पहले से टैक्स चलता आ रहा है वो ख़त्म नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप नज़रसानी में क्या करते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है ना ये ज़मीन का मालिक नहीं था, मालिक कोई और बंदा निकल आता है, तो उस ज़मीन का जो नया मालिक है वो टैक्स या कर्जा नहीं देगा, बल्कि वो टैक्स वो देगा। वो टैक्स और कर्जा जो है वो उस ज़मीन के ऊपर है।
ठीक है जी। जो भी नया मालिक होगा, जो भी उसमें चेंजिंग होगी, उसमें कर्जा वगैरह माफ़ नहीं होगा, वो उसी तरह से ही चलता रहेगा। गवर्नमेंट के जो होराइजन डीड्स हैं ना, वो जो गवर्नमेंट की फेवर हैं वो चेंज नहीं होंगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 41 है जी, पीरियडिकल रिकॉर्ड। पीरियडिकल रिकॉर्ड्स क्या है? पीरियडिकल रिकॉर्ड है जी, हर 4 साल के बाद एक पीरियडिकल रिकॉर्ड बनाना होता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता है जी पटवारी को कि जनाब आप अपने हर स्टेट का पीरियडिकल रिकॉर्ड बनाएं। मींस के जो भी 4 साल के अंदर आपकी स्टेट में, आपके मोहाल में, आपके जो भी आपके अंडर एरिया है, उसमें जो कुछ भी लेन देन हुआ है उसको एक तरतीब के साथ क्या करें, एक पीरियडिकल रिकॉर्ड में आप हमें प्रोवाइड करें कि ये जो ज़मीन है आपके रिकॉर्ड में, फॉर एग्जांपल इस टाइम कोई ज़मीन असलम के नाम है, तो 4 साल के अंदर वो ज़मीन कितने बंदों के हाथ बिकी है, कितने ने सेल किया, किस किस बंदे ने उसको परचेज किया। हो सकता है 4 साल में एक प्लाट 10 दफ़ा बिका हो, तो वो सारे का सारा रिकॉर्ड पीरियडिकल रिकॉर्ड रखना होता है। ठीक है जी। सच एडिशन ऑफ द रिकॉर्ड राइट शैल बी कॉल्ड पीरियडिकल रिकॉर्ड ऑफ अ स्टेट। क्या जी, जो भी रिकॉर्ड में एडिशन होती है, हर किस्म की जो भी जमा तफरीक करनी होती है रिकॉर्ड में, उसको हम करेंगे पीरियडिकल रिकॉर्ड फॉर अ स्टेट। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड। कंप्यूटराइज जो रिकॉर्ड है, कंप्यूटर सेंटर आपको पता है पहले आपके सारे मैनुअल रिकॉर्ड होते थे, पटवारी वगैरह करते थे। अब क्या होता है जी, एराजी सेंटर बनाए गए हैं, कंप्यूटराइज सेंटर बनाए गए हैं। तो कंप्यूटराइज सेंटर में जो लेटेस्ट एडिशन होगा ना, उसको हम कहेंगे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। ठीक है जी। उसके बाद 41B, 41A और 41B जहाँ पे आता है ना, ये आपकी को होता है अमेंडमेंट्स होती हैं। जो आपका 1967 का एक्ट है, उसमें कुछ चीज़ जब ऐड की गई है ना बाद में, आपको पता है जितने जहाँ पे भी ए और बी आएगा ना, वहाँ पे आपने समझ लेना है कि ये अराजी सेंटर के हवाले से, कंप्यूटर सेंटर के हवाले से। पहले सारे रिकॉर्ड क्या होते थे, वो सारे के सारे आपके रिकॉर्ड जो है ना वो होते थे मैनुअल। पटवारी अपने जो ना बस्ते में अपने रजिस्टर में खुद हाथ से लिखा करता था। अब ये जो ना सारे के सारे सेक्शन जो है ना, अब यही सेक्शन आपके क्या है, कंप्यूटराइज जब ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटर सेंटर को दिया गया है, तो उसमें जो ना ये अमेंडमेंट्स करके सारी लिखी गई हुई हैं। ठीक है जी। तो अगर वो पूछे आपको सेक्शन 41 के तहत क्या था, तो फिर आप बताएंगे ये पटवारी साहब के ज़रिए जो मैनुअल होता था। जो 41A के थ्रू था वो आपका कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है। मीन का जो आपका पीरियडिकल रिकॉर्ड है, जो पटवारी अपने हाथ से बनाएगा हर 4 साल के बाद, वो आपका पीरियडिकल रिकॉर्ड होगा 41 के तहत। अगर 41A के तहत पूछा तो वो आपका कंप्यूटर सेंटर वाला रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, ये है जी, ये वो मुकम्मल हो गया, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। वो सेक्शन 42 है जी। सेक्शन 42 क्या है जी, मेकिंग ऑफ डैट पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड विच रिलेट्स टू लैंड ओनर्स। जो ज़मीन का मालिक है, ज़मीन की जो जिस बंदे ने ज़मीन खरीदी है, उसका रिकॉर्ड जनाब पटवारी साहब ने किस तरह से बनाना है, ये सेक्शन 42 कहता है। ठीक है जी। इसी सेक्शन 42 का आपको सेक्शन 42A भी नीचे नज़र आएगा। ठीक है जी। ये 42 आपको A भी इसका नज़र आएगा। ये देखें वो क्या होगा, वो भी यही है, लेकिन वो क्या होगा, वो रिकॉर्ड सेंटर वाले, कंप्यूटर सेंटर वाले बनाएंगे। अब ये किस तरह से बनेगा, इसमें आपने 2-4 बातें जो मैंने हाईलाइट की हैं वो सिर्फ आपने याद करनी है। सबसे पहले आपने याद करनी है जी, जो हक़ मलकियत है ना, जो हक़ मलकियत है वो होती है 1 साल से ज़्यादा अगर किसी के पास रही है, तो उसके जनाब वो क्या करेगा, पीरियडिकल रिकॉर्ड में लैंड ओनर्स के नाम पटवारी उसको दर्ज कर देगा, उसका इंतकाल कर देगा। टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर आपने कहना है। अगर किसी बंदे को जनाब इनहेरिट हुई है, विरासत में ज़मीन मिली है, उसने परचेज़ की है, किसी ने उसको गिफ्ट किया है, और वो 1 साल तक उसके पास रहती है, तो वो पटवारी साहब क्या करेंगे, वो उसका रिकॉर्ड पीरियडिकल रिकॉर्ड में उसको डाल देंगे। ठीक है जी। उसको उसके उसका नाम, उसको हम कहते हैं इंतकाल कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, उसको पता शैल विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्विजिशन। ये आपने बात याद करनी है। क्या याद करनी है, कोई बंदा जब किसी ज़मीन का ये प्लाट को ख़रीदता है, उसने 3 माह के अंदर अंदर, जब उसने अपना प्लाट ख़रीदा है, उस ख़रीदने की डेट से लेकर 3 माह के अंदर अंदर उसने पटवारी साहब को जाके कहना होता है, जिसको बताना होता है, रिपोर्ट करनी होती है कि जनाब मैंने ये ज़मीन ख़रीदी है, इसको आप मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है जी। जब वो रिकॉर्ड, जो वो बंदा जब रिपोर्ट करेगा पटवारी को कि जनाब मैंने ये ज़मीन खरीदी है, पटवारी क्या करेगा, सबसे पहले उसको अपने रोज़नामचा में ऐड कर लेगा। उसको अपने रोज़नामचा से रजिस्टर होगा, सबसे पहले उसको अपने रोज़नामचा में ऐड करेगा। और जो आप रोज़नामचा में उसको ऐड करेगा ना जी, उसकी एक फ़ोटो कापी, उसकी एक कापी जो है ना, वो क्या क्या करेगा, जिस बंदे ने उसको रिपोर्ट की है, जिसने आप उसको बताया कि ये मैंने ज़मीन खरीदी है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दिए हैं, उसकी एक कापी अपने रोज़नामचा रजिस्टर की उसको फ्री ऑफ कास्ट देगा। मुफ्त में उसको जनाब उसकी जो फ़र्द जिसको हम कहते हैं, फ़र्द उसको
प्रोवाइड करेगा पटवारी। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, सर्विस सेंटर ऑफिशियल शैल डिलीवर। उसके बाद आपके बात करने की और यही बंदा जो है ना 3 माह के अंदर अंदर 3 माह के अंदर अंदर क्या करेगा, ये रिपोर्ट कंप्यूटर सेंटर वालों को भी करेगा। ठीक है जी। जब भी किसी बंदे ने कोई ज़मीन खरीदी है, 3 महीने के अंदर अंदर उसने क्या करना है, पटवारी को भी रिपोर्ट करनी है और 3 माह के अंदर अंदर ही उसने कंप्यूटर सेंटर वालों को ही रिपोर्ट करनी है। बल्कि आजकल जब प्रैक्टिस चल रही है, वो प्रैक्टिस यही है कि आप कंप्यूटर सेंटर वालों को अगर रिपोर्ट कर देते हैं 3 माह के अंदर अंदर, जिस बंदे से आपने खरीदी है उस बंदे को साथ लेकर जाकर वहाँ पे बयान करवा लेते हैं, तो फिर पटवारी को क्या करते हैं जी, वो कंप्यूटर सेंटर वाले खुद ही जनाब डिलीवर अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट टू पटवारी ऑफ द एस्टेट। क्या जी, तो कंप्यूटर सेंटर वाले खुद ही जनाब उसकी जो कापी है पटवारी को डिलीवर कर देते हैं, बंदे को खुद जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपने पॉइंट याद कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद आपने करना जी, अगर कोई बंदा जिसने ज़मीन खरीदी है वो माइनर है, मीन के छोटा है, नाबालग है, या कोई भी उसकी और वजह है, वो मुल्क से बाहर है, या कोई भी उसकी वजह है वो कंप्यूटर सेंटर में नहीं जा सकता, तो वो क्या करेगा जी, वो क्या करेगा जी, वो अपनी प्रॉपर्टी जो है ना, जो उसकी रिपोर्ट करने के लिए अपने गार्डियन किसी भी गार्डियन को उसको वो बेच सकता है, उसकी रिपोर्ट जाके वो लिखवा सकता है कि जनाब इस बंदे ने ये प्लाट खरीद लिया है। ठीक है जी। उसके बाद जी, और जो बंदा नाबालिग होगा, जो खुद नहीं आएगा, उसकी रिपोर्ट जो है वो पटवारी साहब रोज़नामचा में नहीं करेंगे। क्या करेंगे, रोज़नामचा के साथ उसको म्यूटेशन रजिस्टर में उसको ऐड कर देंगे, उसको रजिस्टर म्यूटेशन में ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और इसकी कापी भी उसके गार्डियन को दे देंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने बात याद करनी है, मेक द रिपोर्ट इन राइटिंग टू ऑफिस रेवेन्यू ऑफिसर कंसर्न। अब के जो जिस बंदे ने प्लाट खरीदा है, उसने रेवेन्यू ऑफिसर को रिपोर्ट कब करनी है, उसने रेवेन्यू ऑफिसर को रिपोर्ट कब तब करनी है, अगर पटवारी इज फेल टू रिकॉर्ड टू डिस्प्ले रिपोर्ट मेड टू हिम। अगर पटवारी साहब को उसने दी, 3 माह के अंदर अंदर पटवारी जो है ना उसको उस फर्द की कापी नहीं देता, जो उसने पटवारी को जा कहा है कि मैंने फलां प्लाट खरीदा है, उसकी जो है ना उसकी फ़र्द की कापी पटवारी उसको नहीं देता, तो फिर वो क्या करेगा, रिटर्न रिपोर्ट करेगा रेवेन्यू ऑफिसर को, या यूनियन कौंसिल के नाज़म को। अगर यूनियन कौंसिल नाज़म है उस तब बल्दियाती इलेक्शन हो चुका है, तो यूनियन कौंसिल नाज़म को भी एप्लीकेशन दे सकता है, या वो रेवेन्यू ऑफिसर को भी एप्लीकेशन दे सकता है कि जनाब ये पटवारी साहब मुझे रिकॉर्ड की कापी प्रोवाइड नहीं कर रहे। ठीक है जी। अब जो रेवेन्यू ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर जनाब क्या करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर उसके ऊपर क्या करेगा, एक फ़ैसला करेगा। अब पटवारी ने फैसला नहीं किया, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दे के और उसके साथ वो दो मोअज़्ज़ज़ जो ना लोग उनके साथ दस्तखत करवाएगा। वो ज़िला कौंसिल के मेंबर हो सकता है, तहसील कौंसिल का मेंबर हो सकता है, लंबरदार हो सकता है गांव का। ठीक है जी। दोनों के साइन के साथ वो क्या करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर जनाब उसको उसकी मलकियत की कापी दे देगा। ठीक है जी। समझ आ गई है। उसके बाद जी इन द कॉमन असेंबली इन द स्टेट, ये लफ्ज़ आपने याद करना है। क्या जी, जो भी फैसला रेवेन्यू ऑफिसर करेगा वो सरेआम लोगों के सामने करेगा, कॉमन असेंबली में करेगा, छुप छुपा के फैसला नहीं करेगा। फिर आपने बात क्या करनी है, याद है 10th पॉइंट पे, इफ विद इन 3 months ऑफ द मेकिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट आर रिकॉर्डिंग बाई पटवारी ऑफ एन एंट्री रामचस रिस्पेक्टिंग द एक्विजिशन ऑफ एनी राइट, नो ऑर्डर इज मेड बाई रेवेन्यू ऑफिसर। अगर 3 माह के अंदर अंदर रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई फैसला नहीं किया, रेवेन्यू ऑफिसर ने भी 3 माह के अंदर अंदर फैसला कोई नहीं किया, तो वो क्या करेगा, ही शैल रिपोर्ट द काज ऑफ डिले टू द कलेक्टर। वो कलेक्टर को क्या कहेगा, उसकी जो उसने डिले किया है, जो वो लेट कर रहा है, उसकी वजह कलेक्टर को बताएगा कि जनाब इस वजह से मैं ये फैसला नहीं कर रहा हूँ, अभी किसी बंदे की जो मलकियत की कापी उसको मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है जी। उसको रेवेन्यू ऑफिसर शैल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, सेकंड ये आपने नहीं याद करना बस। उसके बाद आपने क्या याद है, 42A की तरफ चलते हैं। 42A, अब मैंने आपको पहले बताया जब 42 के साथ ए लग जाए, बी लग जाए, मीनिंग किसी भी सेक्शन के साथ ए या बी लग जाए, आपने समझ जाना ये क्या है जी, ये कंप्यूटर सेंटर के रिलेटेड है। ये क्या है जी, ये बाद में जब जो कंप्यूटर सेंटर बनाए गए हैं तो ये अमेंडमेंट्स के ज़रिए ये भी ऐड किए गए हुए, तो बाकी सारी की सारी चीज़ें यही हैं। तो इसमें क्या करना है, 42A में 3 माह के अंदर अंदर बंदे ने जाना है, कंप्यूटर सेंटर वाले को बताना है जनाब ये मैंने ज़मीन ख़रीदी है। कंप्यूटर सेंटर वाला क्या करेगा, उसके सारे रिकॉर्ड्स, उसके सारे टैक्स वगैरह जितने भी उसके ऊपर लगते हैं, वो सारे टैक्स को देख के तो क्या करेगा, उसको इंक्वायरी ऑफिसर साहब को पास जनाब उसको भेज देगा, जो रेवेन्यू ऑफिसर है। रेवेन्यू ऑफिसर एक होल्ड इंक्वायरी, क्या जी, रेवेन्यू ऑफिसर इंक्वायरी करेगा, दोनों बंदों को सामने बिठाएगा, जिसने ज़मीन बेची है, जिसने ज़मीन खरीदी है, उसके मुताबिक फिर वो क्या करेगा, वो जनाब उसके जनाब एक क्या करेगा,
फैसला जारी कर देगा और उसको ज़मीन उसका इंतकाल कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, अगर कोई बंदा जिसने ज़मीन खरीदी है वो खुद नहीं जा सकता तो वो क्या करेगा, अपने किसी ऑथोराइज्ड एजेंट को भी वो बेच सकता है। तो जो जो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो उसके ऑथोराइज्ड बंदे को भी सामने बिठा कर भी उस बंदे के नाम वो कर देगा, करेगा उसी का नाम जिसके नाम ज़मीन है, जो मालिक है। ऑथोराइज्ड एजेंट सिर्फ उसकी जगह पे हाज़िरी लगवाएगा, एजेंट के नाम ज़मीन नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद आपने याद करनी है जी क्या, अगर तो आपके पास ये जो आपने बात सेक्शन 43 शुरू हो गया, 43 में है जी, मेकिंग डैट पार्ट ऑफ पीरियडिकल रिकॉर्ड विच रिलेट टू अदर पर्सनस। ठीक है जी। आपने उन लोगों जो दूसरे लोगों के जनाब अदर पर्सन के रिलेटेड जो रिकॉर्ड है उसको आपने किस तरह से बनाना है। अगर तो वो रिकॉर्ड जो है ना जी, वो है जी अनडिस्प्यूटेड है, किसी में कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं है, कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं है, तो फिर क्या करेगा पटवारी, उसको उस इंतकाल कर देगा, अपने जो है ना पीरियाडिक रजिस्टर में उसको ऐड कर देगा। इफ़ इट इज़ डिस्प्यूटेड ही एंटर्ड बाय द पटवारी इन द रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन, वो रजिस्टर म्यूटेशन में उसको ऐड कर देगा। वो क्या करेगा, उसको फिर पीरियाडिक में नहीं ऐड करेगा, रजिस्टर म्यूटेशन में कर देगा। रजिस्टर म्यूटेशन की जो कापी है वो रेवेन्यू ऑफिसर को भेज देगा, रेवेन्यू ऑफिसर उसके ऊपर को इंक्वायरी कर लेगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर पटवारी साहब को पास कोई डिस्प्यूटेड ज़मीन आ गई या उसने जनाब म्यूटेशन रजिस्टर भेज दिया रेवेन्यू ऑफिसर के पास, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट को किस तरह वो डिटर्मिन करेगा, वो है जी, रेवेन्यू ऑफिसर में ऑफ हिज ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी इंटरेस्टेड। क्या जी, जो ज़मीन का जो डिस्प्यूट है, जो ज़मीन का झगड़ा है ना, वो रेवेन्यू ऑफिसर खुद भी देख सकता है, वो खुद भी मूव कर सकता है, खुद भी एक्शन ले सकता है रिकॉर्ड देख के कि मुझे लगता है इस रिकॉर्ड में रद्दोबदल है, गड़बड़ है, या कोई पार्टी भी एप्लीकेशन दे सकती है कि जनाब हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, ये हमारा रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो डिस्प्यूट है वो उसको डिटर्मिन कैसे किया जा सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर खुद भी डिटर्मिन कर सकता है कि सिर्फ एप्लीकेशन आए तो फिर ही वो मूव करेगा। तो इसका आंसर ये है कि रेवेन्यू ऑफिसर खुद भी वो जनाब मूव कर सकता है रिकॉर्ड को देखते हुए। ठीक है जी। उसके बाद और उसके मुताबिक वो फैसला करेगा एज ही थिंक फिट, जज जो वो फिट समझेगा रेवेन्यू ऑफिसर उसका फैसला कर देगा। ठीक है जी। इफ एनी सच डिस्प्यूट द रेवेन्यू ऑफिसर इज अनएबल टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, अगर किसी झगड़े में जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो फिर वो क्या करेगा, अगर तो वो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड से लो रैंक का नहीं है, मीन के एसी है, एसी है, तहसीलदार है, फिर वो क्या करेगा, वो क्या करेगा जी, वो रिकॉर्ड्स वगैरह सारे रजिस्टर को मंगवाएगा। ठीक है जी। वो आप तहसीलदार या एसी से रैंक से नीचे का नहीं है, इन रैंक के ऊपर असिस्टेंट कलेक्टर के रैंक का बंदा है या उससे ऊपर का है, वो जनाब रिकॉर्ड मंगवा के सारी छान फटक करके जो को जना वो क्या करेगा, उसका ऑर्डर जारी कर देगा। अगर वो उससे बिलो रैंक का बंदा है, असिस्टेंट कलेक्टर से बिलो रैंक का बंदा है, वो पटवारी है, वो नायब तहसीलदार है, तो वो क्या करेगा, वो उस मैटर को असिस्टेंट कलेक्टर की तरफ रेफर कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन वेरिएशन ऑफ एंट्रीज इन द रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड है उसमें आप वेरिएशन मीन के तब्दीली नहीं कर सकते। कौन कौन जी, सिर्फ आप अनडिस्प्यूटेड एक्विजिशन पे, जो इसमें कोई झगड़ा नहीं है, अनडिस्प्यूटेड को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। या तब आप कर सकते हैं जब कोई फैक्ट्स प्रूव हो जाए, आप कोई इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी के बाद साबित हो जाता है कि जनाब ये गलती है रिकॉर्ड में, इसको दुरुस्त कर लेना चाहिए, फिर आप कर सकते हैं। ठीक है जी। या जो है जी, मेकिंग सच एंट्रीज आर एज आर एग्री टू बाई ऑल पार्टी, या जिस भी झगड़े के ऊपर सारी पार्टियां मुत्तफिक हो गई हैं किसी बात पे, फिर वो आप रिकॉर्ड में चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास म्यूटेशन फ़ी है जी। म्यूटेशन फ़ी क्या है जी, आपका जो है ना जी, स्केल ऑफ म्यूटेशन फीस फिक्स एट द सर्टेन परसेंट ऑफ द कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ लैंड, ज़मीन की जनाब जो कीमत है उसकी कुछ परसेंटेज के ऊपर म्यूटेशन फ़ीस को फिक्स किया जाता है। ठीक है जी। ये हर ज़मीन की मुख्तलिफ होती है, जो ज़्यादा कीमती ज़मीन होगी उसका टैक्स ज़्यादा होगा, जो कम कीमती ज़मीन होगी उसका कम होगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने सेक्शन 47 में पढ़ना है जी, ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड। कहता है जी, जब पटवारी साहब रिकॉर्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो ज़मीन के मालिक है उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है, उनके ऊपर लाजम है कि वो रिकॉर्ड वगैरह अगर पटवारी को ज़रूरत है तो अपना रिकॉर्ड उसको पेश करें जाके। ठीक है जी। तो जो भी रिकॉर्ड वगैरह जो लैंड ओनर जो पटवारी को देंगे, को अपनी फ़र्द वगैरह या अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह जो भी मांगे वो देंगे, तो क्या करेगा, रिटन एक्नॉलेजमेंट देगा पटवारी, उनको तहरीर करके रसीद देगा कि जनाब मैंने आपसे ये रिकॉर्ड लिया है और मैं आपको ये रिकॉर्ड वापस देने का पाबंद दूंगा। ठीक है जी। अगर जी पेनल्टी क्या जी, अगर एक बंदा जो है ना जी
पटवारी साहब उसको रिकॉर्ड मांगते हैं और वो 3 माह तक उसको रिकॉर्ड नहीं देता। 3 माह तक पटवारी ने मांगते रहना है, जनाब अपना रिकॉर्ड दें, रिकॉर्ड दें। अगर बंदा रिकॉर्ड नहीं देता तो उसको क्या करेंगे, 500 रुपये तक उसको जुर्माना किया जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या याद करना है जी, उसके बाद आपके पास सेक्शन 49 आ जाता है। सेक्शन 49 है जी, राइट्स ऑफ गवर्नमेंट इन माइंस एंड मिनरल्स। जो ज़मीन के अंदर कोई मादनियात वगैरह निकल आती हैं तो फिर क्या होता है, वो सारी की सारी वो गवर्नमेंट की मलकियत होती हैं। ठीक है जी। ज़मीन के अंदर कोई मादनियात निकल आती हैं, ठीक है जी, गैस निकल आई है, पेट्रोल निकल आया है, कोई साल्ट निकल आया है, सोना निकल आया है, तो वो क्या है, वो ज़मीन वो ज़मीन के मालिक का नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बंदा उसको कल्टीवेशन कर रहा है ज़मीन के अंदर से उसको जनाब सोना मिला है, तो वो क्या है जी, वो मालिक है, वो किसका है, वो गवर्नमेंट का है। ठीक है जी। उसमें आपने याद क्या करना है जी, आपने याद करना है जी, अगर उसमें से न्यूक्लियर एनर्जी के कोई कोई यूरेनियम वगैरह निकले, मिनरल ऑयल निकले या गैस निकले तो वो फेडरल गवर्नमेंट को होगी। इसके अलावा कोई भी मादनियात निकलती है, सोना निकलता है, कोयला निकलता है, नमक निकलता है, तो वो किसका होगा, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि सूबाई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का होगा। ये आपने बात याद कर लेनी है। न्यूक्लियर एनर्जी, ऑयल या गैस जो है ना, वो तीनों चीज़ें किसकी होंगी, वफाकी हुकूमत की होंगी, फेडरल गवर्नमेंट की। बाकी सारी आपकी सूबाई गवर्नमेंट की होंगी। ठीक है जी। उसके बाद आपने याद करना जी, प्रीजम्पशन एज टू ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट, क्योरीज एंड वेस्ट लैंड। अगर कुछ जंगलात वगैरह हैं या बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, उसकी जनाब क्या करना है कि वो भी गवर्नमेंट की कंसिडर की जाएगी। जब तक उसका कोई हकदार, उसका कोई मालिक नहीं जागता, तब तक वो किसकी होगी, वो गवर्नमेंट की होगी। ये आपने याद करना है। 18 नवंबर 1871, 18 नवंबर 1871 के जो लैंड एक्ट था, तब तब से उस जनाब जो 18 नवंबर 1871 को जनाब जो सर्वे हुआ था, जो उसका एक्ट हुआ था, तब जनाब जो भी मॉडिफिकेशन हुई थी उसके मुताबिक जो जो ज़मीन के हकदार लिखे गए थे ना, वो तो हकदारों को मिल गई। लेकिन अगर 18 नवंबर 1871 में जो ज़मीनें रह गई थी, जो जंगलात वगैरह थे या कोई बंजर ज़मीनें थी जो किसी के भी नाम रजिस्टर नहीं है, उसका कोई भी मालिक नहीं है, तो वो उसका मालिक कौन है जी, वो आपका जी वह गवर्नमेंट है। ठीक है जी। समझ आ गई। वो इट शैल बी प्रज्यूम टू बिलोंग टू गवर्नमेंट। ठीक है जी। उसके बाद उसके बाद है जी, अगर कोई बाद में जो है ना 18 नवंबर 1871 के जनाब और जुलाई 1879 तक कोई किसी किस्म की ज़मीन जो है ना उसको प्रोवाइड ना एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं किया गया, ठीक है जी, कोई फॉरेस्ट या क्योरी या कोई जो ना बंजर ज़मीन जो है ना, उसको जनाब किसी किस्म का कोई हकदार उसमें नज़र नहीं आ रहा, तो वो किसकी होगी जी, वो गवर्नमेंट की होगी। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या है जी, उसके बाद आपके ना याद करना सेक्शन 51 है, कंपनसेशन फॉर इन्फिगरमेंट ऑफ राइट ऑफ थर्ड पार्टीज इन एक्सरसाइज राइट ऑफ गवर्नमेंट। क्या जी, अगर किसी बंदे के साथ वो बंदा कहता है जी जनाब ये मेरा राइट था, लेकिन मुझे साबित करते करते ही या मुझे पता अब चला है मेरा जनाब गवर्नमेंट ने 50 साल या 100 साल या 10 साल या 20 साल मेरी ज़मीन को इस्तेमाल किया है, तो ज़मीन उस जो गवर्नमेंट है वो उसको उसका मुआवजा भी अदा करेगी। ठीक है जी। अगर कोई किसी किस्म का कोई साबित हो जाता है कि बंदे की ज़मीन थी, गवर्नमेंट इस्तेमाल करती रही है, तो वो उसको जनाब क्या होगा, गवर्नमेंट उसको अदा करेगी। और जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ये वाकई बंदे की ज़मीन है कि नहीं, तब तक वो गवर्नमेंट के अंडर रहेगी। ऐसा नहीं है कि किसी ज़मीन का केस चल रहा हो तो वो बंदा कहे जी अब केस चल रहा है तो अब यहाँ पे जनाब ये किसी की भी मलकियत नहीं है, यहाँ पे स्टे आ गया हुआ है, यहाँ पे ना तो गवर्नमेंट कल्टीवेशन करेगी ना ही मैं कल्टीवेशन करूँगा, बल्कि क्या होगा जी, उसके ऊपर जो भी उसका मुनाफा होगा, जो भी उसका किराया होगा, जो भी उसके ऊपर काश्तकारी जो होगी, वो तब तक गवर्नमेंट करती रहेगी जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाती है सेक्शन 54 है जी। 54 क्या कहता है जी, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड पीरियडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेट। क्या जी, अगर कोई भी स्टेट्स है ना, स्टेट्स 2 या 4 या 5 मोहाल जो है ना, उन सब को इकट्ठा करके गवर्नमेंट कोई एक ही रिकॉर्ड उनको करना चाहे, तो क्या जी, फेड जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए क्या जी स्टेट्स के ग्रुप्स भी बना सकती है। ठीक है जी। तमाम स्टेट्स के ग्रुप, पहले तो मैंने आपको बताया ना कि हर स्टेट का सेपरेट रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर 2-4 स्टेट्स को इकट्ठा भी करना चाहे, उनका एक ही रिकॉर्ड बनाना चाहे, तो वो क्या है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन के जरिए उसको कर सकता है। 54A जो है ना, ये भी आपके बाद में ऐड की गई है। क्या जी, पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ना, जो अपने नोटिफिकेशन के ज़रिए किसी भी लैंड ओनर को, किसी भी ज़मीन के मालिक को बुला सकता है कि जनाब आएँ और कंप्यूटर सेंटर में आप अपनी ज़मीन का नक्शा, ज़मीन की इंफॉर्मेशन वगैरह फीड करवाएं। अगर कोई बंदा नहीं आता
वो उनकी बात को नहीं मानता, ठीक है जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात को नहीं मानता, वो कंप्यूटर सेंटर वालों को रिकॉर्ड पेश नहीं करता, तो उसको क्या करेगा जी, उसको जनाब 1 साल या 2 साल तक, कम से कम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक उसको कैद की सज़ा भी हो सकती है, साथ जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है जी। और ये जो उसकी सज़ा होगी, ये जो उसका जुर्माना होगा, नो कोर्ट शैल टेक ऑर्गेनाइजेशन कोगजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन, कि ये जो इस सेक्शन के तहत जिस बंदे को सज़ा होगी, उसको कोई भी अदालत, कोई भी कोर्ट जो है ना, उसको रिलीफ नहीं दे सकेगी, उसको सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर ही उसको अगर रिलीफ देना चाहिए तो देगा, अदरवाइज उसको अपनी सज़ा भुगतना पड़ेगी। उसके बाद पावर टू मेक रूल्स रिस्पेक्टिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर मैटर कनेक्टेड देयरविद, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जी, वो गवर्नमेंट की अप्रूवल से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अप्रूवल से जनाब रूल्स बना सकती है, उसके पास पावर है कि जनाब जो है ना जी, रिकॉर्ड्स या ज़मीन के रिकॉर्ड और ज़मीन के जो है ना जी मलकियत के वाले से नए नए कानून भी वो बना सकती है, इस कानून में अमेंडमेंट्स भी कर सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये है जी आपका रिकॉर्ड्स के वाले था, इसके नीचे आप ये एमसीक्यू डेटा आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। आप इसको अच्छे तरीके से सुन लें, फिर इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, तो इसके बाद एमसीक्यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये एमसीक्यूज़ कर लेंगे, अगर ना हुआ तो आप जो हमारा लाइव सेशन होगा उसमें आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।